बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं गांव के चौधरी का बेटा था, मगर अपने मज़ारे कुम्हार की बेटी से मोहब्बत करने लगा और उससे शादी कर ली। मगर शादी की पहली रात ही मेरी बीवी ने कैंची पकड़कर मेरे बाल कुतर दिए। मैं गुस्से से एकदम पागल हो गया और अपनी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, लेकिन वो मेरे कदमों में गिर गई और बोली, खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। अगर मैं आपके बाल ना काटती तो आप मर जाते। मैं एकदम हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि मेरी बीवी ने ऐसा क्यों कहा। मगर क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था, इसीलिए अपनी बीवी को तलाक न दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बीवी ने कैंची के साथ मेरे कपड़े काट दिए और बोली, अगर मैं आपके कपड़े ना काटती तो आपको खो देती। अब मेरे गुस्से की कोई इंतहा न रही थी। मुझे तो लगने लगा था कि मेरी बीवी पागल है, इसीलिए मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मगर चूं ही अपने कमरे में लौटा तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो किसी और को। मैंने अब्बू के सामने शादी के लिए शानू का नाम ले दिया था और अब्बू का चेहरा एकदम गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना शाहनवाज, तेरे लिए तो मैंने बराबर वाले गांव के चौधरी की बेटी पसंद कर रखी है और तू कहा हमारे कम्मी कमीन कुम्हार की बेटी को पसंद कराया है। मुझे अब्बू की बातों से उलझन होने लगती थी। मैं बोला, अब्बू, इंसानों के लिए ऐसे अल्फाज हरगिज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रब नाराज हो जाता है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमारे लिए यही काफी होना चाहिए। अब्बू गुस्से से अम्मी की तरफ देखकर बोले, समझा अपने इस नाहंजार औलाद को। मैंने अम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, अम्मी, अब मेरी जिंदगी का सवाल आपके हाथ में है। आप ही ने मेरी मोहब्बत को बचाना है। अम्मी कुछ सोच में पड़ गईं और बोली, शाहनवाज, ये जात पात रिश्तेदारी के मामले में बहुत अहमियत की हामिल होती है। तुम नहीं जानते कि इन छोटे तबके की लड़कियों के किरदार भी बहुत छोटे होते हैं। हर गली में इनका एक आधा आशिक तो जरूर होता है। मैं चिढ़ गया और बोला, आप सब क्यों मेरी मोहब्बत के पीछे पड़ गए हैं। अम्मी बोली, तुम फिक्र न करो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अम्मी की तरफ से यकीन दहानी मिल जाना बहुत बड़ी बात थी। वो हमेशा ही अब्बू से मेरी हर जिद मनवा दिया करती थी। मैं बेइंतहा खुश था। लेकिन अगर मैं जानता होता कि आने वाले दिनों में शानू मेरे साथ क्या करेगी, तो मैं बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाता। मेरी जिद में अम्मी ने बारहा अब्बू की डांट सही थी, मगर वो मेरी खुशी के खातिर अब्बू को मना चुकी थी। जिस दिन हम बारात लेकर शानू के छोटे से घर की तरफ जा रहे थे, तो अब्बू बोले, शाहनवाज, आज तो तुमने मेरी हर तरफ बेइज्जती करवा दी है। लोग कहते हैं कि चौधरी शुजात को बहू के तौर पर कुम्हार की बेटी ही मिली थी क्या। मैंने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, मगर मैं तुम्हारी तरफ से अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जानते हो क्या, छोटे घरों की लड़कियों की आदात व तवार हमसे मिलती जुलती नहीं है। उसे भी वक्त लगेगा, मगर वो सीख ही जाएगी। इसीलिए तुमने हर हाल में उसके साथ गुजारा करना है। इतना कहकर अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रख दिया था और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब्बू की रजामंदी भी मेरी शादी में शामिल हो चुकी थी और मेरे लिए यही काफी था। हम बारात लेकर गए तो शानू के वालिदैन पीछे चले जाते थे। उनके तो भाग ही जाग गए थे। मैं बड़ा मसरूर सा था। रात गए जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे शानू पर अप्सरा का गुमान हुआ था। ऐसा ही लगता था जैसे शानू का वजूद भी मिट्टी के बर्तनों की तरह खूब तराश खराश करके बनाया गया हो। मैं शानू के पास जाकर बैठा तो उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। मेरे दिल को अजीब सा कुछ हुआ था। ये पहली दुल्हन थी जो शायद अपनी सुहाग की सेज पर बैठकर यूं तस्वे बहा रही थी। मैं बोला, क्या बात है शानू, क्यों रोती हो। वो एकदम घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। मैंने अपनी जेब से सोने के कंगन निकालकर उसके खूबसूरत हाथों में पहना दिए और बोला, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। वो कंगन पहनकर भी खुश न हुई। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसीलिए मैं बोला, क्या बात है शानू, तुम इस शादी से खुश नहीं थी क्या। वो बोली, मेरा जी घबरा रहा है इन कपड़ों में। मैं जल्दी से उठा और अलमारी से आरामदेह लिबास निकालकर उसे थमा दिया और बोला, जाओ ये पहन लो। वो उठकर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे ही मेरी साइड टेबल खोलकर कुछ तलाश करने लगी। मैं हैरान था, इसीलिए उससे कुछ न पूछा। इस सारी कार्रवाई के दौरान भी वो खामोश थी और फिर अचानक ही उसने कैंची निकाल ली और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अभी तक शशदर था कि आखिर शानू करना क्या चाह रही है। तभी वो मेरे करीब आई और देखते ही देखते मेरे बाल कुतरने लगी।
मैंने उसको धक्का देकर पीछे किया, मगर वो हटने को तैयार ही नहीं थी। उसने मेरे सारे बाल खराब कर दिए थे। मैं गुस्से में हाँफने लगा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको एक जानिब धक्का दिया और बोला, शानू, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधी तरह कह देती। ये क्या नाटक लगाया हुआ है तुमने? मैं अभी तलाक देकर फारिग करता हूं तुम्हें। तलाक का लफ्ज सुनकर शानू फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, खुदारा ऐसा मत करें, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। मैं शानू की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो अजीब लड़की थी, पल में तोला हो जाती थी और पल में माशा। मैं शानू से मोहब्बत करता था और मैंने उसे बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किया था। सो यूं इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता था। मैंने अपना गुस्सा कम करने का यही हल निकाला था कि मैं शानू के सामने से बस चला जाऊं। मैं बाहर लाउंज में आ गया। हवेली तारीकी में डूबी हुई थी। मैं लाउंज में लगे शीशे के सामने खड़ा होकर अपना अक्स देखने लगा। मैं तो इस नए हेयर कट में पहचाना ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागल खाने से भागा हुआ हूं। मेरा गुस्सा किसी तौर खत्म नहीं हो रहा था और फिर ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। खैर, सुबह हुई तो मैंने हवेली के मखसूस नाई को बुलाकर अपने बाल दुरुस्त करवाए थे। वो नाई बोला, चौधरी साहब, न जाने आपके बाल किसने काटे हैं, मगर बड़ी बेदर्दी से काटे गए हैं। इनको ठीक करते करते मुझे अच्छी खासी देर लग गई है। मैं क्या कहता, बस चुप ही रहा। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी मेरे वारिस सदके जा रही थी। मैं कमरे में गया तो मुझे शर्माई सी सजी सजाई सी शानू मिली थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। मैं अपना गुस्सा भूलकर उसके जाने बढ़ने लगा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, चौधरी साहब, कल रात वाली मेरी गुस्ताखी को माफ फरमा दे। मैंने जो कुछ भी किया आपके खातिर ही किया था। मैंने उससे कोई सवाल जवाब न किया और उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ कर दिया। शानू एक बहुत ही अच्छी रफीक हयात साबित हो रही थी। उसने चंद ही दिनों में घर में मौजूद सभी अफराद को अपना गर्विदा बना लिया था। वो सारे घर में चहकती फिरती थी, मगर जो ही शाम का अंधेरा बढ़ने लगता तो सहम सी जाती थी। मैंने बारहा उससे पूछा कि क्या बात है, वो शाम में परेशान क्यों हो जाती है, तो वो गड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो शाहनवाज, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह ही कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सोचा, वाकई शानू ऐसा क्यों करेगी। हवेली में उसे किसी चीज की कोई कमी न थी। अम्मी अब्बू उठते बैठते उसके सुगड़ापे के दम भरते थे। सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था, मगर एक रात मैं गहरी नींद सो रहा था जब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला है। अजीब सा एहसास था क्योंकि मेरा कमरा तो अंदर से बंद था। मैं जल्दी से उठ बैठा। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो शानू की जगह खाली थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल दहल गया था। मैं उठकर बाहर आया तो मुझे हवेली की सीढ़ियों से शानू उतरती हुई नजर आई थी। मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया था। मैंने यही जाहिर किया कि मैंने शानू को यूं सीढ़ियों से उतरते हुए नहीं देखा था। 10 मिनट बाद ही वो मेरे कमरे में आ गई। सबसे पहले तो उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ लहराकर इस बात की तस्दीक की थी कि क्या मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। मुझे सोता देखकर उसने जल्दी से शुक्र किया और मेरे पहलू में आकर लेट गई, जबकि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे कानों में अम्मी की कहे गए जुमले गूंजने लगे थे, शाहनवाज, ये जात पात रिश्ते शादी के मामलात में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तुम नहीं जानते कि इन छोटे तबके की लड़कियों के किरदार भी बहुत छोटे होते हैं। हर गली में इनका एक आधा आशिक तो जरूर होता है। क्या शानू सच में किसी और से मोहब्बत करती थी? मेरी आंखों के सामने शादी की पहली रात वाला मंजर घूम गया था। शानू ने जानबूझकर मुझे खुद से दूर करने के लिए ये नाटक किया था और फिर वो हर शाम उदास भी तो बहुत हो जाती थी। मैंने शायद पैसे के बलबूते पर उससे शादी तो कर ली थी, अगर उसके दिल में जगह न बना सका था। तभी तो रात गए, न जाने वो किससे छत पर मिलकर आई थी। यकीनन ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी वो ये सब करती रही होगी, बस मैं ही इस बात से आगाह नहीं था। वो सारी रात मैंने बिस्तर पर करवट बदल बदल कर गुजारी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से किसी इंतहाई फैसले से रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बिला वजह ही कोई गलत कदम उठा लूं और बाद में मुझे उसका दुख सारी जिंदगी रहे कि मैंने अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर दी है। इसीलिए मैंने सोचा कि शानू का बगौर जायजा लूंगा कि वो दिन भर करती क्या है
सुबह मुझे शानू ने ही नींद से बेदार किया था। वो बड़ी मोहब्बत से बोली, शाहनवाज उठ जाएं, सुबह हो गई है। मैं उठ बैठा तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आया। शानू मुझे बहुत मुस्तरिब से लगी थी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह यहां वहां चक्कर पर चक्कर काट रही थी। फिर अचानक ही लाउंज में जमील दाखिल हुआ तो शानू का मुस्तरिबपन चंद लम्हों के लिए खत्म हो गया था। वो उसकी जानिब लपकी, मगर तभी अब्बू की आवाज सुनाई दी तो वो करंट खाकर पीछे हट गई। जमील हमारा ड्राइवर था। वो बड़ा खूबरू जवान था, मगर वो मेरे मुकाबले का तो नहीं था ना। मैं तो चौधरी शाहनवाज था। मेरे सामने तो लड़कियां बिछी चली जाती थीं। कितने रिश्ते थे जो मैंने फकत शानू के लिए ठुकरा दिए थे। नाश्ता मेज पर लग चुका था। जमील अब्बू के कान में कुछ कहकर बाहर निकल गया था। मैं खाने की मेज पर आकर बैठ गया, मगर शानू खालिल जहनी से अभी तक उसी रास्ते की जानिब देख रही थी जहां से जमील निकलकर बाहर गया था। अब्बू बोले, बेटी आ जाओ, नाश्ता कर लो। शानू चौंक गई और हमारे साथ आकर बैठ गई, मगर खाना क्या खाना था उसने। जूस के 2 घूंट पीकर उठ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा शक सही निकल आया तो मैं जमील का हशर नशर कर दूंगा। मैं आज जमीनों पर भी नहीं गया था, बस चुपचाप लाउंज में लैपटॉप खोल कर बैठा। ये जाहिर कर रहा था कि मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूं। दरअसल मैं शहर से अपनी तालीम हासिल करके आया था, इसीलिए मैंने जात पात के फ़र्क को कभी फ़र्क जाना ही नहीं था। मैं तो इंसान के किरदार से उसकी परख करता था। जो इंसान ज़बान का सच्चा और दिल का पाक हो, मेरी नज़र में बस वही इंसान होता है। मैंने देखा कि शानू अजीब सी घबराहट का शिकार थी। वो लाउंज से निकलकर बाहर लॉन में चली गई। मैं खिड़की से झांक रहा था। मैं वापस पलटने ही वाला था, तभी मेरी नज़र शानू के सामने खड़े शख्स पर पड़ी थी। वो जमील ही था। शानू ने उसे हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुलाया। वो जल्दी से शानू के पास आ गया। न जाने शानू ने उससे क्या कहा था कि जमील मुस्कुराता हुआ वापस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया, जबकि मुतमईन से शानू वापस पलटने लगी थी। और जब वो लाउंज में आई तो बहुत पुरसुकून से दिखाई दे रही थी। तो क्या सारी बात जमील के नजरे करम की ही थी? उधर जमील ने उससे बात की और इधर शानू के दिल को करार आ गया, मगर जो मुझ पर बीत रही थी मैं अल्फाज में बता ही नहीं सकता था। खैर, सारा दिन अजीब से एहसास के तहत गुजर गया। जो ही शाम हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा दिल बेइंतहा दुखी था। मैंने सोच लिया था कि शानू कमरे में आएगी तो मैं उससे इस्तफसार करूंगा कि आखिर ये माजरा क्या है। शानू रात के कमरे में दाखिल हुई थी। मैं उसको देखकर उठ बैठा और अपनी तरफ इशारा किया। वो दूर खड़ी सोचने लगी और फिर आगे बढ़ाई। मैं भी सोच ही रहा था कि बात किन अल्फाज से शुरू करूं जो शानू को नागवार न गुजरे। तभी शानू ने आगे बढ़कर मेरे कपड़ों पर हमला कर दिया और मेरे पहने हुए कपड़े कैंची से लम्हे के अंदर ही खराब कर डाले थे। शानू की इस हरकत से उसके अंदर का छुपा चोर सामने आ गया था। अब तो किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। मैंने शानू को एक झटके से खुद से दूर किया और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं बोला, आज तो तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा। शानू मेरे अल्फाज सुनकर मेरे कदमों में आ गिरी और बोली, खुदारा मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मैंने तो ये सब आपकी जान बचाने के लिए किया है। मैंने मजीद कुछ सुने बिना ही उसे तलाक दे दी और हाथ से घसीटता हुआ उसे उसके घर के दरवाजे के सामने फेंकाया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जी चाहता था कि हर चीज को जलाकर राख कर दूं। मैं घर में आया तो किसी से कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। मैं जैसे ही बेड पर जाकर बैठा तो कुछ नरम सी चीज मेरे हाथ से टकराई थी। मैं लाशऊरी तौर पर एक झटके से उठ खड़ा हुआ था और सामने का मंजर देखकर तो मैं तंग ही रह गया था। मेरे बेड पर सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर निकला और मुलाजमों की मदद से उस सांप को मरवा डाला। मैं सबसे फारिग हुआ तो शानू की बात याद आने लगी। वो कह रही थी, मैंने ये सब आपकी जान बचाने के लिए ही किया है। उसे कैसे इल्म हुआ था कि मेरे कमरे से सांप निकलेगा, और अगर वो जानती भी थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अजीब अजीब से ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। मैं जल्दी से उठा और सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बढ़ने लगा। मैंने जमील को गिरेबान से पकड़ा और उसे डराने के लिए अब्बू की शिकारी कुत्तों वाली जगह पर ले गया। मैं बोला,
जमील, तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हें शानू तन्हाई में बुलाकर क्या कहती थी, नहीं तो मैं तुम्हें इन कुत्तों के सामने फिकवा दूंगा। मेरी बात सुनकर जमील ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, आप तो मुझे सिर्फ धमकी ही दे रहे हैं ना। अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आपके अब्बू सचमुच में मुझे उन कुत्तों के सामने फिकवा देंगे। मैं एकदम चौंक गया था कि भला अब्बू का इस सबसे क्या ताल्लुक। मैंने जमील को मुलाजमों के हवाले कर दिया और खुद घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अब्बू तन फन करते हवेली में दाखिल हुए। वो गुस्से से चिंघाड़ रहे थे और मेरा नाम ले रहे थे। मैं उनके सामने गया तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुम्हार की बेटी से शादी करके तुमने मेरी नाक कटवा दी है। अब मजीद कोई कोताही मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने शानू को तलाक दे दी। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर बेयकीन सा अब्बू को देखे जा रहा था और फिर मैं उल्टे कदमों मुड़कर अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे कानों में अम्मी की आवाज गूंजी थी। वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मेरे बेटे की मर्जी है कि वो तुम्हारी भतीजी से कोई रिश्ता रखे या ना रखे, मगर तुम उसके मुंह पर यूं थप्पड़ नहीं मार सकते। आज तो जी चाहता है कि तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें अपनी हवेली से ही निकलवा दूं। अब्बू हंसने लगे और बोले, ये गलती करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी हकीकत से आगाह कर दूंगा। मैं उल्टे कदमों वापस मुड़ा और अम्मी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं बोला, मैं आज सब कुछ जानना चाहता हूं, ये सब क्या हो रहा है। अब्बू बोले, रुख पुत्र, मैं बताता हूं तुम्हें सारा सच। दरअसल तुम्हारी पैदाइश के 2 माह बाद ही तुम्हारे अब्बू इंतकाल कर गए थे। तब तुम्हारी अम्मी की उम्र सिर्फ 16 बरस थी। आगे पहाड़ जितनी जिंदगी अभी गुजारना बाकी रह गई थी। तुम्हारे दादा का मैं मजारा था, मैं उनका माली था। तुम्हारी अम्मी को बाग बगीचे का बहुत शौक था। वक्त गुजारी के लिए वो बाग की नोक पलक संवारने लगी थी, अगर मुझे दिल दे बैठी। तुम्हारे दादा अच्छे थे, उन्होंने तुम्हारी वालदा को बेटी समझ कर रखा हुआ था। जब इसने मुझसे शादी करने की दरखास्त की तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके मेरी शादी तुम्हारी वालदा से कर दी। कुछ अरसे बाद जब उनका इंतकाल हो गया था, मैं इस हवेली का चौधरी बन गया था। तब तो मैं भूल ही गया था कि मैं तो जात का कुम्हार हूं। मगर जब तुम जवान हो गए और तुम्हें मेरे ही भाई की बेटी से इश्क हो गया तो मैंने ये रिश्ता करने पर एतराज जाहिर किया था। मैं नहीं चाहता था कि कल कला को कोई मसला हो और मेरी और तुम्हारी वालदा का रिश्ता खराब हो जाए। यह है हम दोनों का सच। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। क्या वाकई वो इंसान मेरा बाप नहीं था जिसे मैं आज तक अपना बाप समझता रहा था। मैं हवेली से बाहर निकल गया था। मेरे कदम खुद ब खुद शानू के घर की तरफ बढ़ने लगे थे। मैं दरवाजा अबूर करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी शानू पर निगाह पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे खोकर बीमार पड़ गई हो। मैंने उसका हाथ थामा और उसे उनके घर की छत पर ले गया। मैं बोला, शानू, मुझे सच जानना है। वो रोने लगी और बोली, शाहनवाज, आपने सच जानने में बड़ी देर कर दी, मगर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। एक एक बात आपके सामने रख दूंगी। आप जानते हैं क्या, आपकी हवेली में रहने वाला वो शख्स जो आपका बाप बना बैठा है, वो तो आपका बाप है ही नहीं, बल्कि वो तो आपकी वालदा का दूसरा शौहर है और उसकी नज़र आपकी जायदाद पर है। आपकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि आपको अपने ही घर में रहने वाले सबसे बड़े दुश्मन के भाई की बेटी से प्यार हो गया था। शादी की पहली रात ताया अब्बू ने मुझे हुक्म जारी कर दिया था कि मैं दूध में जहर डालकर आपको खत्म कर दूं। इनाम के तौर पर वो मेरे नाम पर हवेली कर देंगे। मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी, आपके साथ ये जुल्म कैसे कर सकती थी। इसीलिए जब आप कमरे में आए तो मैंने आपके बाल काट दिए। आप सारी रात कमरे से बाहर रहे। ताया अब्बू ने मुझे हवेली की छत पर बुलाया और इस्तफसार किया कि मैंने आपको जहर क्यों न दिया। तब मैं बोली कि न जाने शाहनवाज को कैसे भिनक पड़ गई थी, इसीलिए वो सारी रात कमरे से बाहर रहे। अब हर शाम ताया अब्बू मुझे हवेली की छत पर बुलाकर आपको मार देने का मंसूबा बनाते। इसीलिए मैं हर शाम बड़ी बेजार सी रहती थी और फिर आखिर ये तय हुआ कि जमील सांप लाकर हमारे कमरे में छोड़ देगा। मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी और फिर वो सांप आपका काम तमाम कर देगा। मैं बहुत परेशान थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह जमील से बात हो जाए,
वो भी डरता था, इसीलिए मुझसे बात नहीं करता था। आखिरकार शाम में मैंने मौका देखकर जमील को भारी इनाम का लालच दे दिया और कहा कि तुम सांप का जहर निकलवा कर उसे ले आना। उस शाम मैंने आपके कपड़े इसीलिए काटे थे ताकि आप गुस्से से बाहर निकल जाएं और वो सांप मुझे काट ले। मैंने सोचा कि शायद इसी तरह मेरे ताया अब्बू को खौफे खुदा आ जाए। मैं तो शानू की बात सुनकर जमीन में गड़ता चला जा रहा था। मुझे उसके एक एक हुर्फ पर यकीन था। मैंने शानू के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। शानू मुस्कुरा कर बोली, हमारी तलाक नहीं हुई क्योंकि मैं उम्मीद से हूं। मुझे तोहरी खुशी मिली थी। मैं शानू को घर ले आया और सारे हालात अम्मी के सामने रख दिए। अम्मी की इजाजत से मैंने अपने सौतेली बाप को पुलिस के हवाले कर दिया था। सबूत के तौर पर शानू और जमील का बयान था, इसीलिए उसे पक्की पक्की सजा मिल गई थी। अम्मी ने भी अपने पोते से दिल लगा लिया था और यूं अल्लाह ने मुझे मेरे दुश्मन के शर से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।